हमने कार्नेटिक वाला पूरा कवर करा, बैटल ऑफ बक्सर पूरा करा और बैटल ऑफ प्लासी पूरा करा। आज हम बात करेंगे एंग्लो मैसूर वॉर। देखो इसको एंग्लो मैसूर वॉर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंग्लो स्टैंड फॉर अंग्रेज, मैसूर मैसूर के साथ हुआ था और मैसूर के जो उस समय राजा थे वो हैदर अली। ठीक है, तो देखते हैं उसके बारे में कैसे वो राजा बनेंगे, पूरी स्टोरी देखेंगे। चलो अब देखो आप, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है बच्चे, पुराने वाले टॉपिक से ना थोड़ा बहुत लेना देना आएगा, यहाँ पे लिंक तो आएगा, देखो हल्का फुल्का लिंक आएगा। अगर कोई पहली बार भी अटेंड कर रहा है ना मेरा टॉपिक, टेंशन की बात नहीं है, बेफिक्र होकर अटेंड करो, लेकिन बाकी की क्लास आप रिकॉर्डिंग से लगा लेना। ठीक है, अब देखो पहला टॉपिक है हमारा आज का एंग्लो मैसूर वॉर। और एंग्लो मैसूर वॉर किसके बीच था? सुल्तान ऑफ मैसूर वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि वी नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैकग्राउंड ऑफ किंगडम ऑफ मैसूर। ये जो किंगडम ऑफ मैसूर है ना, इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा कि मैसूर के अंदर क्या हुआ करता था। ठीक है ना, तो मैसूर को समझने के लिए पहले ना, मैं अभी आपको वॉर नहीं बता रहा, एंग्लो मैसूर वॉर ये इसका टॉपिक है, लेकिन पहले मैं आपको मैसूर का बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि मैसूर था क्या। पहले ये तो पता चले कि मैसूर में क्या क्या था, ये क्या हुआ करता था, फिर हम वॉर की बात करेंगे। तो देखो, बिफोर वी स्टार्ट वी नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैकग्राउंड ऑफ किंगडम ऑफ मैसूर। मैसूर इनिशियली सर्व एज अ वैसल स्टेट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। एक वैसल स्टेट की तरह काम करता था विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर, अगर कोई बच्चा मेरे साथ स्टार्टिंग से ज्वाइन है तो उसको पता है कि विजयनगर एम्पायर किसका पार्ट हुआ करता था? मेडिवल इंडिया का पार्ट। तो ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ। ठीक है ना, विजयनगर एम्पायर, उसी विजयनगर एम्पायर के बारे में। तो वैसल का मतलब होता है जागीरदार, जागीर। ठीक है, तो मैसूर क्या था? इस विजयनगर की एक जागीर हुआ करता था, छोटी सी। ठीक है, और विजयनगर एम्पायर, ये जो आप मैप के अंदर मेरे पास देख रहे हो, ये विजयनगर एम्पायर वाला हिस्सा हुआ करता था। अब क्या हुआ था? विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 1336, यानी 1336 में ये विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था। मेजर मिलिट्री डिफीट इन द बैटल ऑफ तालीकोटा इन 1565 गेव अ डेडली ब्लो टू द ग्रेट किंगडम ऑफ विजयनगर। यानी कि 1565 में जो बैटल हुआ तालीकोटा के अंदर, यहाँ पे जो मैसूर एम्पायर थे ना, वो छिन्न भिन्न हो गया, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। यानी कि विजयनगर एम्पायर ना अलग अलग चीजों में बट गया और यहाँ के राजा हार गए। यानी कि विजयनगर एम्पायर के छोटे छोटे हिस्से हो गए। और वो क्या हिस्से थे? दरार हो गया, गोलकोंडा हो गया, बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों के अंदर ये बट गया था उस समय। अभी आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है, जिस तरह स्टोरी फॉर्म हो रही है विजयनगर एम्पायर की। अब क्या था? मैनी स्मॉल किंगडम इमर्ज फ्रॉम इट्स रेमेंड, यानी छोटे छोटे स्मॉल किंगडम वो उभर के आए। और वहीं पे एक हिंदू राज्य उभर के आया था जिसका नाम था अ हिंदू किंगडम एमर्ज इन द रीजन ऑफ मैसूर। मैसूर के रीजन में एक हिंदू राज्य उभर के आया अंडर वॉड्यार डायनेस्टी। वॉड्यार डायनेस्टी का मतलब है, वॉड्यार एक राजा वाली डायनेस्टी आएगी जो कि कंप्लीटली एक हिंदू डायनेस्टी यहाँ पे उभर के आएगी मैसूर के अंदर। अब क्या होगा? देखो, जिसके राजा बनते हैं कृष्णराज वॉड्यार। ठीक है ना, कृष्णराज वॉड्यार इसके राजा बनेंगे 1734 के अंदर। द 17th सेंचुरी saw a steady expansion of, यानी कि 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड आएगा और मैसूर क्या करेगा? अपनी टेरिटरीज को बढ़ाना, एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा। तो अभी जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैसूर कैसे बनेगा। मैसूर कैसे बनता है? विजयनगर एम्पायर के टुकड़े हो जाते हैं और उस टुकड़े से क्या होता है? एक छोटा सा टुकड़ा निकल के आता है मैसूर नाम का। ठीक है, और इस मैसूर के जो पहले हिंदू राजा बनते हैं वो बनते हैं कृष्णराज वॉड्यार। कृष्णराज वॉड्यार, ठीक है, ये पहले राजा बनते हैं इस मैसूर के। अब क्या होता है? इन जो राजा होते हैं ना कृष्णराज वॉड्यार, इनके दो मंत्री होते हैं। इन दो मंत्रियों के क्या नाम होते हैं? एक मंत्री का नाम होता है नंजराज और दूसरे का नाम होता है देवराज। यानी कि नंजराज नाम के एक मंत्री होते हैं, दूसरे देवराज नाम के मंत्री होते हैं। और इसी बीच के अंदर क्या होता है? एक हैदर अली नाम का एक लड़का होता है, एक सिपाही होता है, जो इनकी आर्मी को ज्वाइन करता है। यानी कृष्णराज वॉड्यार की आर्मी को जो ज्वाइन करता है उस समय एक हैदर अली नाम का एक लड़का ज्वाइन करता है। इट वॉज ड्यूरिंग दोज डेज व्हेन हैदर अली ज्वाइन मैसूर आर्मी एज अ होर्समैन। यानी कि एक घुड़सवार की तरह वो क्या करते हैं? मैसूर की आर्मी को ज्वाइन करते हैं। लेकिन ही वॉज अनएजुकेटेड। ये जो लड़का होता है ना हैदर अली, ये पढ़ा लिखा नहीं होता, बट द पॉजेज अ कीन इंटेलेक्ट एंड वॉज अ मैन ऑफ डेयरिंग एंड डिटर्मिनेशन। ये बहुत निडर होता है और बहुत डिटर्मिनिंग वाला लड़का होता है। यानी इसके अंदर बहुत डिटर्मिनेशन होती है और बहुत ज्यादा डेयरिंग होता है। यानी इसके पास स्किल्स अच्छी होती हैं। अनएजुकेटेड था लेकिन स्किल्स अच्छी थी। तो हैदर अली क्या करता है? आर्मी ज्वाइन कर लेता है। अब इसके बाद क्या होता है? आगे देखो। ग्रेजुअली ही रोज टू द पोजीशन ऑफ कमांडर इन चीफ। धीरे धीरे ये क्या करता है? हाईलाइट होता चला जाता है। यानी इसकी स्किल्स इतनी अच्छी होती हैं कि ये क्या करता है?
उस आर्मी का कमांडर इन चीफ बन जाता है। यानी एक होर्समैन देखते देखते, ये जो घुड़सवार था, देखते देखते क्या बन जाता है, कमांडर इन चीफ, आर्मी चीफ बन जाता है। ठीक है ना, यानी कि देखते देखते इतने ही टाइम पीरियड के अंदर ये जो होर्समैन होता है हमारा, कमांडर इन चीफ बन जाता है। किसकी, मैसूर आर्मी के अंदर ये कमांडर इन चीफ बन जाता है। ठीक है, अब देखो आगे आगे की तरफ किस तरीके से ये स्टोरी हमारी मूव करेगी। जस्ट वेट बच्चों, इसको मैं एक बार रिमूव कर दूं। अब देखो, एज अ कमांडर इन चीफ हैदर अली रिकॉग्नाइज द एडवांटेजेस ऑफ वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग, और इसको एडवांटेज मिलती है वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग की, और ये क्या करता है, अप्लाइड करता है उसको टू द ट्रूप्स अंडर हिज कमांड। यानी इसकी कमांड, इसके अंडर में जितने भी सैनिक होते हैं उनको ये स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और उनको एक अच्छी ट्रेनिंग देके तैयार करना स्टार्ट करता है। यानी कि हैदर अली अब क्या कर रहा है, अपनी आर्मी वालों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है और उनको तैयार कर रहा है। ठीक है, पहले वो सिर्फ एक घुड़सवार था, एक नॉर्मल सा सिपाही था। देखते देखते वो सिपाही क्या होता है, कमांडर इन चीफ बन जाता है, यानी आर्मी का सेनापति बन जाता है। ठीक है, और बाद में वो क्या करता है, अपनी मिलिट्री को ट्रेन करना स्टार्ट करता है। और उसके बाद ही एस्टैब्लिश द मॉडर्न एरेक्शनल इन डिब्रूगढ़ तमिलनाडु, और वहां पे क्या करता है, ये बहुत बढ़िया अपना सारे हथियार वगैरह फ्रेंच आर्मी की हेल्प लेके, फ्रेंच एक्सपर्ट की हेल्प लेके बढ़िया तरीके से अपना बिल्कुल फर्स्ट क्लास जहाँ पे हथियार वगैरह रखे जाते हैं वो सब एस्टेब्लिश कर लेता है। अब क्या होता है, स्टोरी आगे देखो, आगे की तरफ किस तरीके से ये वॉर की स्टोरी बनती है, क्रिएट होती है। अभी तो ये बैकग्राउंड चल रहा है कि मैसूर के अंदर हैदर अली की एंट्री होती कैसे है। तो हैदर अली की एंट्री कैसे होती है कि भाई उस समय विजयनगर एम्पायर हुआ करता था 1336 के अंदर, लेकिन विजयनगर एम्पायर कुछ टाइम बाद छिन्न भिन्न हो जाता है 1565 में बैटल ऑफ तालकुटा में, जहां से एक मैसूर नाम का किंगडम निकल के आता है, छोटा सा किंगडम, क्योंकि छोटे छोटे किंगडम काफी सारे निकलते हैं। और इसके अंदर जो पहले राजा बनते हैं वो कृष्णराज वड्डेर बनते हैं, और वहां पे इनके जो मंत्री होते हैं, दो मंत्री होते हैं, नंजराज और देवराज। अब इनकी आर्मी को ज्वाइन करता है हैदर अली नाम का एक लड़का, और वो अनएजुकेटेड होता है लेकिन बहुत डेयरिंग होता है, बहुत डिटर्मिनेशन वाला होता है। तो वो दिखते देखते क्या बनता है, इस आर्मी के अंदर कमांडर इन चीफ बन जाता है। यानी कमांडर इन चीफ बनने के बाद वो अपनी आर्मी को फ्रेंच एक्सपर्ट की ट्रेनिंग दिलवाता है, यानी कि उनकी मदद से वो क्या करता है, अच्छे वेपन्स वगैरह अपने पास रख लेता है। अब क्या होता है, इसी टाइम पीरियड के अंदर मैसूर के साथ साथ क्या सीन था, तो मैसूर के ऊपर जो अधिकार था ना, वो निजाम का था हैदराबाद के, और हैदराबाद के निजाम के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था। और इसी से मिलता जुलता जो एम्पायर था ना, वो था मराठा एम्पायर। तो मराठा एम्पायर आप जो ऑरेंज कलर के अंदर देख रहे हो ना, भगवा कलर में, वो मराठा एम्पायर वाला हिस्सा है। यानी कि जो लाइट ग्रीन कलर वाला है वो निजाम का डोमिनेशन वाला एरिया है, और जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो ये मैसूर है हमारा। ठीक है ना, अब लेकिन क्या होता है यहाँ पे ना, मैसूर के अंदर वो जो कृष्णराज वड्डेर होते हैं ना, वो अच्छे रूलर नहीं होते, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग शासक नहीं होते, वो एक वीक रूलर में से काउंट होते हैं। यानी वीक किंग लीड टू रिपीटेड इंकर्जन्स ऑफ द मराठास एंड द निजाम ट्रूप इनटू द टेरिटरी ऑफ मैसूर। यानी कि क्या होता है, मैसूर के राजा कमजोर होने की वजह से, कृष्णराज वड्डेर ज्यादा अच्छे राजा नहीं थे, यानी कि बहुत वीक रूलर थे, उनके वीक होने की वजह से क्या होता है, ये जो मराठा थे और ये निजाम थे, ये भी इसके टेरिटरी के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं मैसूर के अंदर। अब क्या होता है, आगे की तरफ देखो, दिस मेड मैसूर फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली वीक। इसकी वजह से क्या होता है, मैसूर क्या होता है, फाइनेंशियली और पॉलिटिकली दोनों तरीके से वीक होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जो हैदर अली होते हैं वो अपने हाथ में ना पूरी कमांड ले लेते हैं मैसूर की। यानी कि वहां का जो राजा होता है वो तो होता है वीक, तो इस समय सेनापति को आगे आना पड़ता है। तो हैदर अली होते हैं कमांडर इन चीफ। तो हैदर अली स्टैब्लिश हिज अथॉरिटी ओवर द मैसूर स्टेट, यानी राजा नहीं बने हैदर अली, वो सिर्फ और सिर्फ मैसूर स्टेट के ऊपर सारी अथॉरिटी कृष्णराज वड्डेर से ले लेते हैं कि अब मैसूर को मैं अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगा। यानी कि आप कह सकते हो नाम मात्र, ये कह सकते हो कि वास्तविक राजा जो थे वो तो थे कृष्णराज वड्डेर, लेकिन सारे काम जो उनके कर रहा था वो कर रहा था हैदर अली। जैसे आप मराठा के अंदर हमने देखा था ना कि भाई शाहू महाराज हुआ करते थे, छत्रपति हुआ करते थे, लेकिन उनका जो चालक था वो कौन था, पेशवा। तो सब कुछ पेशवा करता था। तो जस्ट लाइक दैट हैदर अली सब कुछ चला रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा था, हैदर अली। हैदर अली ने कमांडर इन चीफ से स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन की कमांड भी, अथॉरिटी भी अपने हाथ में ले ली कि अब मैं देखता हूँ इस स्टेट को, क्योंकि वहां से क्या हो रहा है, निजाम भी एंटर कर रहा है इनकी टेरिटरी के अंदर और मराठा भी इनकी टेरिटरी को एक्वायर करने के लिए एंट्री कर रहे हैं। तो क्या होता है, अब देखो आगे, बिटवीन 1761 एंड 63 हैदर अली कैप्चर डोट, बालापुर, बिदनूर, सेरा एंड मालवार। यानी कि हैदर अली भी जैसे ही अपने पास कमांड लेते हैं और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, कुछ टाइम पीरियड के अंदर ही अंदर
कुछ काफी सारी टेरिटरीज को कैप्चर कर लेते हैं। और इसके बारे में आपको बताता हूँ, ये जो मैसूर था ना, मैसूर उस समय बहुत रिच हुआ करता था। किस चीज में रिच हुआ करता था? क्योंकि वहां की जो लैंड थी वो फर्टाइल लैंड थी। दूसरा, वहां पे गोल्ड माइंस भी थी, कोलार गोल्ड माइंस भी थी मैसूर के अंदर। पोर्ट का एक्सेस भी नियर बाय था, हैंडीक्राफ्ट के लिए भी फेमस था, और चंदन की लकड़ी के लिए भी फेमस था, यानी कि सैंडलवुड, यानी कि चंदन की लकड़ी भी वहां से मैसूर से मिला करती थी। तो मैसूर काफी रिच स्टेट हुआ करता था, एक अच्छा प्रांत हुआ करता था, धनी प्रांत था। तो मराठा भी चाहते थे इसके ऊपर कब्जा कर ले, और निजाम भी चाहता था इसके ऊपर कब्जा कर ले। अब बाद में नजर आएगी ब्रिटिशर्स की भी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का भी तो यही था, वो भी तो इंडिया को लूटने आए थे। तो पहले तो इंडिया वाले ही आपस में एक दूसरे को लूट रहे थे। जब ब्रिटिशर्स को पता चलेगा तो वो भी एंट्री लेंगे अपनी, फिर वॉर होगा। तभी इसका नाम है एंग्लो मैसूर वॉर। अभी तो ब्रिटिशर्स की हमने एंट्री कराई नहीं है, एंट्री होगी अभी। देखो अभी वो स्टोरी निकल के आ रही है कि मैसूर उस समय बहुत धनी राज्य हुआ करता था, बहुत धनी प्रांत हुआ करता था, जिसकी जो लैंड हुआ करती थी वो बहुत फर्टाइल हुआ करती थी। कोलार गोल्ड माइन यहाँ पे थी, साथ में पोर्ट का एक्सेस नियर बाय था, हैंडीक्राफ्ट हुआ करते थे, और चंदन की लकड़ी यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में हुआ करती थी। अब देखो, नेबरिंग स्टेट मराठा निजाम एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलवेज हैड अ क्लोज वॉच ऑन मैसूर। ये ना मैसूर के ऊपर क्लोज वॉच रखते थे। क्लोज वॉच का मतलब है अपनी आंखें ना ये मैसूर के अंदर गड़ा के रखते थे कि भाई किसी भी तरीके से यहाँ पे मैसूर के ऊपर हम कब्जा कर लें। तो इनका ये पर्पस रहता था कि कहीं ना कहीं से हम ना मैसूर को कब्जा कर लें। सबकी नजर मैसूर के ऊपर रहा करती थी। ठीक है, अब आगे देखो, मराठा अंडर पेशवा माधवराव अटैक मैसूर एंड डिफीटेड हैदर अली। 1761 के टाइम में क्या होता है, जो मराठास होते हैं वो पेशवा माधवराव के टाइम पे अटैक कर देते हैं मैसूर के ऊपर और हैदर अली को हरा देते हैं। ठीक है, यानी हैदर अली मराठाओं से हार जाते हैं। और इसके बाद ये तो था कि हैदर अली हार जाते हैं, लेकिन वो मैसूर के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं। लेकिन अब जो मेरा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होगा वो होगा 1766 से लेके 1769 के बीच। वो होगा हमारा सुल्तान ऑफ मैसूर, दैट इज हैदर अली वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि अब हैदर अली ने क्या कर रखा था, मैसूर एम्पायर का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा था। तो मैसूर कैसे बनता है, विजयनगर एम्पायर के टुकड़े हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और वहां से एक छोटा सा प्रांत निकल के आता है मैसूर। वहां के अंदर जो राजा होता है उसका नाम होता है कृष्णराज वड्डेयर, और उसके दो मंत्री होते हैं। एक मंत्री का नाम होता है नंजराज और दूसरे मंत्री का नाम होता है देवराज। साथ में एक लड़का इनकी आर्मी को ज्वाइन करता है जिसका नाम हैदर अली होता है, लेकिन वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता। तो लेकिन उसके पास बहुत स्किल्स होती हैं, डिटर्मिनेट होता है। तो वो क्या करता है, देखते देखते ही आर्मी का कमांडर इन चीफ बन जाता है। और कमांडर इन चीफ बनने के बाद क्या होता है, वो अपनी आर्मी को ट्रेनिंग दिलवाना स्टार्ट करता है और फ्रेंच एक्सपर्ट की हेल्प ले लेता है। अब उसके बाद उसको दिखता है कि भाई मराठा की भी नजर जमी हुई है हमारे ऊपर, निजाम की भी नजर जमी हुई है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी। तो वो खुद को क्या करता है, मैसूर का सुल्तान डिक्लेयर कर देता है। क्योंकि वो जो वहां का राजा था कृष्णराज वड्डेयर, वो बहुत वीक हुआ करते थे, कमजोर शासक हुआ करते थे। तो जैसे ही वो एक अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं, फिर कुछ एरिया कैप्चर करना स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, फाइनली मराठा क्या करते हैं, इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, और हैदर अली पहले वाले अटैक के अंदर इनसे हार जाते हैं। तो यहां तक ये स्टोरी थी हमारे पास कि मैसूर किस तरीके से बना। अब जो मेरा टॉपिक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर अब स्टार्ट होगा। ठीक है ना, एक्चुअल टॉपिक अब स्टार्ट होगा। देखो कैसे स्टार्ट होगा। सर एक बात बताना। सर, जी बच्चों जी, तो आपने पूछिए। बताया कि महाराष्ट्र निजाम और ब्रिटिशर्स जो है इस पे अटैक करते हैं, और उसके बाद बिल्कुल। हैदर अली खान जो है वो फेल हो जाता है। तो सर फिर नहीं फिर ये नहीं, हैदर इनके अली ऊपर खान। अभी सिर्फ ना इनके ऊपर मराठाओं ने अटैक करा है। उनकी आंखें लगी हुई थी इनके ऊपर, क्लोज वॉच। क्लोज वॉच का मतलब है आंखें खड़े बैठे हैं, जब मौका मिलेगा तब अटैक कर देंगे। मराठा अटैक कर देते हैं 1761 में। सर, तो हारने के बाद हैदर अली उस पे रूल कैसे करेगा मैसूर के ऊपर? एक्चुअल में क्या होता था ना, हारने के बाद ना ट्रीटी साइन होती थी। ठीक है, और वो हाँ। ट्रीटी रहती है ट्रीटी ऑफ मद्रास, और वो होगी हमारी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। समझ लो, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होगी अभी फर्स्ट एंग्लो मैसूर के बाद अंग्रेजों के साथ। लेकिन क्या होता है यहाँ पे ना, हारने के बाद ना मराठा वापस चले जाते हैं, वो उनसे डील कर लेते हैं कि भाई आप अपने पास रहो, आपको जो चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं, जितनी टेरिटरी आपको चाहिए हमसे ले लो, वो चिंता वाली बात नहीं है। तो वो उनको देते हैं, तो मराठा वापस चले जाते हैं। अभी स्टोरी कंटिन्यू होगी, अभी जैसे कर रहे हैं। अभी तो मैंने आपको ये बैकग्राउंड बनाया, अभी तो बताऊंगा कि कैसे बैटल हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तो एक बैकग्राउंड स्टैब्लिश करा कि मैसूर आया कहाँ से, फिर इसके ऊपर स्टोरी सुनाई मैंने आपको। अब बात करेंगे एंग्लो मैसूर वॉर अभी की। सर जब ये फर्स्ट वॉर की बात करेंगे, सर इसमें मतलब हैदर अली खान अवेलेबल होगा, मतलब
बिटवीन हैदर अली खान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगी ये वॉर। हाँ, एंग्लो मैसूर वॉर 4 होंगे, चारों में हैदर अली का रोल आएगा। जैसे कर लो, अभी तो बहुत बड़ा ठीक है। टॉपिक है हमारा, वॉर थोड़ी होता है। जैसे हमने कार्नेटिक वॉर देखे ना, फर्स्ट वॉर। बेसिकली बेसिकली सर अभी तक आपने ये बताया कि मैसूर बना कैसे, जो इसका मतलब मेन राजा था, मेन किंग था, उससे हैदर अली खान कैसे आया। हाँ, बस अभी मैंने आपको ये बताया। अभी मैंने टॉपिक ठीक को है। स्टार्ट करा ही नहीं, अब कर रहा हूँ टॉपिक स्टार्ट, ठीक है। ठीक है सर। मेन टॉपिक तो अब स्टार्ट होगा हमारा। अभी तक तो मैंने आपको उससे एक बैकग्राउंड बताया कि मैसूर कहाँ से आया, ठीक है ना। आपको सडनली डायरेक्ट मैसूर के बारे में बता दूं तो फिर पता कैसे चलता है कि आप मैसूर आया कहाँ से, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, और इसका टाइम पीरियड रहता है 1766 से लेके 1769 तक। अब देखो क्या था, हमने बैटल ऑफ बक्सर भी देखा था बंगाल के अंदर। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बंगाल केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हमने देख लिया था कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि बंगाल अब किसके अंडर में आएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ब्रिटिशर्स आएगा। को दिवानी हाइट्स स्लोली था। क्या करो बच्चों, हेलो, आज हेलो, ना आपकी आवाज काफी कम सी आ रही है। एक मिनट रुको बच्चों, मैं देखता हूँ। हेलो, अभी बेटर आ रही है आपको आवाज? सर ठीक आ रही है आपकी आवाज। ये, चलो बच्चे, फिर आप लॉग आउट करके फिर लॉग इन करो अगर किसी की भी प्रॉब्लम है। अब देखो, ये हमने देख लिया कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बंगाल कंप्लीटली अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया था। और उसके बाद हमने ये भी देख लिया था ड्यूरिंग द सेकंड कार्नेटिक वॉर। देखो मैंने आपको ये बैटल ऑफ बक्सर, कार्नेटिक वॉर पहले क्यों पढ़ा है, मैंने बोला था आपको कि थोड़ा बहुत लिंक आएगा। तो जब मैं ये टर्म बोलूंगा ना, सेकंड कार्नेटिक वॉर, तो अब मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि कार्नेटिक वॉर क्या था, वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है। तो देखो, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बंगाल इनके कंट्रोल में आ गया। ड्यूरिंग द सेकंड कार्नेटिक वॉर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड इंस्टॉल्ड देयर एली, यानी कि उन्होंने बल्ला शाह को नवाब बना दिया था कार्नेटिक का, क्योंकि बल्ला शाह बचा था लास्ट में, ठीक है। और कार्नेटिक वाला एरिया भी इनके कब्जे में आ गया था। अब देखो क्या सीन था, ये जो कार्नेटिक वाला एरिया था, मैप के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा कार्नेटिक वाला एरिया है, ये मैसूर वाला एरिया है, ये निजाम है, यहाँ पे मराठा एम्पायर है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। आपको सारी चीजें दिख रही है मैप के अंदर अलग अलग। भाई एक तरफ क्या है, ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि बंगाल वाला एरिया है। फिर से दिखाता हूँ आपको, इसको रिमूव कर रहा हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ। ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हमारा बंगाल है, और बंगाल से जो कुछ दूरी है ना कार्नेटिक की, ये कार्नेटिक यहाँ पे है। यानी कि कार्नेटिक के अंदर भी किसका नवाब है, वल्लाजा, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बनाया हुआ है, तो यहाँ पे भी इनका रूल है। मैसूर में हैदर अली है, यहाँ पे निजाम बैठा हुआ है, ये मराठा एम्पायर है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इनके बीच में कैसे लड़ाई बनेगी, ठीक है, किस चीज को लेकर लड़ाई होगी। तो वो स्टोरी मैं आपको इस एंग्लो मराठा वॉर के अंदर हम देखेंगे। एंग्लो मैसूर वॉर, मराठाओं के साथ तो इसके बाद वॉर होगी, अगली वॉर मराठाओं के साथ भी लड़ेंगे, फिर सिखों के साथ लड़ेंगे ये लोग, और उसके बाद रिवॉल्ट होने स्टार्ट होंगे इनके खिलाफ, इनको भगाने के रिवॉल्ट होंगे सर। अब देखो क्या सीन बनता है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास तक तो पहुंची गई थी, यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है इस वाली स्लाइड के अंदर। लेकिन ब्रिटिशर्स वांट टू कनेक्ट देयर टेरिटरी ऑफ बंगाल विद दैट ऑफ मद्रास, यानी कि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि वो ना बंगाल से मद्रास को कनेक्ट कर लें, जोड़ लें। लेकिन इसके बीच में ना एक एरिया खाली था, ये वाला, ये एरिया ब्लैंक था, ठीक है। अब सवाल है कि इस एरिया पे किसका राज था, ठीक है ना। ये जो एरिया आप देख रहे हो, फिर से मैं हाईलाइट करता हूँ, ये जो आपको थोड़ा सा ये कलर में एरिया आ रहा है, ये ब्लैंक एरिया जो है, ये किसी और के पास था। यानी ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो बंगाल को ना इस मद्रास से कनेक्ट कर दें, क्योंकि बंगाल में जीत लिया था उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी के बाद, और मद्रास कार्नेटिक वॉर के बाद उन्होंने जीत लिया था। तो वो चाहते थे बंगाल और मद्रास में कनेक्ट हो जाए, ये पूरा एरिया हमारा हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक प्लॉट है, आपके प्लॉट के बराबर में किसी पड़ोसी का प्लॉट है, उसके बराबर में एक और आपका प्लॉट पड़ा हुआ है, तो आप चाहोगे ना कि पड़ोसी का प्लॉट आपको मिल जाए, पूरा टुकड़ा एक हो जाए, जस्ट लाइक दैट, समझ रहे हो। फिर आपका प्लॉट पड़ा हुआ है, तो आप ये समझ लो ब्रिटिशर्स का एक प्लॉट यहाँ पे है, एक प्लॉट यहाँ पे है, बीच में ये पड़ोसी का प्लॉट है। तो ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि पड़ोसी वाला प्लॉट भी हमें मिल जाए, जिससे कि ये जो एरिया है ना, ये पूरा एक हो जाए, समझ रहे हो। तो ये चाहते थे, ठीक है। तो कुछ गलत भी नहीं चाहते थे, सही काम चाहते थे वो, कोई भी ऐसा करना चाहेगा। अब देखो कि क्या सीन बनता है इसके ऊपर, जस्ट वेट। यानी कि ब्रिटिशर्स चाहते थे
कि वो बंगाल को मद्रास से जोड़ ले, कनेक्ट कर ले, लेकिन बीच में किसी और का राज्य था। अब उसको कैसे मनाया जाए कि एरिया मुझे मिल जाए, तो अब उसकी बात करते हैं। देखो क्या सीन बनेगा। और इस एरिया का नाम था नॉर्दर्न सरकार। ये था नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया। नॉर्दर्न सरकार ये एरिया था जो कि ब्रिटिशर्स के बीच में रोड़ा बना हुआ था, यानी बंगाल और मद्रास को जो अलग कर रहा था वो नॉर्दर्न सरकार था। अब ये नॉर्दर्न सरकार किसके अंडर में था और नॉर्दर्न सरकार क्या था वो देखो। नॉर्दर्न सरकार के अंदर जो एरिया आते थे वो श्रीकाकुलम, राजमुंड्री, एल्लोर, कोंडापल्ली, गुंटूर। देखो बच्चे ये नाम अटपटे इसलिए हैं क्योंकि ये साउथ इंडिया के नाम है, इसलिए अटपटे नाम आ रहे हैं जो आपने नहीं सुने होंगे कभी, ठीक है ना। श्रीकाकुलम वाला एरिया, राजमुंड्री का एरिया, एल्लोर का एरिया, कोंडापल्ली का एरिया और गुंटूर। आपको नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये नॉर्दर्न सरकार में क्या आते थे। आपको नॉर्दर्न सरकार याद रखने की जरूरत है बस, कि इसके अंदर कौन कौन से एरियाज आया करते थे। तो ये सारे एरियाज इसके अंदर आया करते थे। अब देखो ये जो नॉर्दर्न सरकार था ना, ये किसके कंट्रोल में था? ये कंट्रोल में था निजाम के, यानी इसके ऊपर कंट्रोल था हैदराबाद के निजाम का, यानी कि निजाम का शासन इस नॉर्दर्न सरकार के ऊपर भी था। और निजाम कौन था उस समय? सलाबत जंग। सलाबत जंग उस समय निजाम था और इट वाज अंडर द डोमिनेशन ऑफ हैदराबाद निजाम, यानी नॉर्थर्न सरकार किसके अंडर में आ रहा था? निजाम के अंडर में आ रहा था। तो मराठा एम्पायर उसके बाद में थे और नीचे मैसूर था। तो यानी कि निजाम का कंट्रोल था नॉर्दर्न सरकार के ऊपर भी, और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये नॉर्दर्न सरकार उनको मिल जाए, जिससे कि वो कर्नाटक को और बंगाल को ना जोड़ सकें, एक सीधी सड़क बना सकें कि अब उनका सारा का सारा एरिया लाइन से हो जाए, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स की प्लानिंग थी। अब इस प्लानिंग के लिए ये क्या करते हैं, इस सलाबत जंग से बात करते हैं, इनसे बोलते हैं क्या कि भाई मैं आपको ना रेंट पे करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे ना ये नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया दे दो। लेकिन क्या है, आपको याद आ रहा होगा कि कर्नाटक के अंदर जब वॉर हुआ था तो सलाबत जंग को जो निजाम बनाया था वो किसने बनाया था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डुप्ले। तो ऑलरेडी नॉर्दर्न सरकार वाला जो एरिया था वो डुप्ले को दे चुके थे, यानी सलाबत जंग ने इस नॉर्दर्न सरकार के एरिया को पहले ही डुप्ले को दे दिया था 1753 के अंदर। यानी कि अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि ये एरिया दिया जा चुका था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि नॉर्दर्न सरकार वाला जो एरिया था वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था किसका? ये निजाम के कंट्रोल में था, लेकिन निजाम ने किसको दे दिया था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो आगे की स्टोरी सुनो अब क्या होता है, ठीक है। और क्यों दिया था? क्योंकि सलाबत जंग को नवाब किसने बनाया था, निजाम किसने बनाया था? सलाबत जंग वाज मेड द निजाम ऑफ हैदराबाद विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि सलाबत जंग जो नवाब निजाम बने थे वो किसकी हेल्प से बने थे? इन्हीं की हेल्प से बने थे। तो इन्होंने क्या करा था, वो नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया डुप्ले को दे दिया था कि भाई ये वाला एरिया पे आप राज करो, आपने मुझे निजाम बनाया, उससे खुश होके, ठीक है। अब आगे क्या होता है, आगे की तरफ देखो। फ्रेंच वर आउटसेट विद ब्रिटिश मिलिट्री सपोर्ट इन 1758, यानी अब ये क्या करते हैं, निजाम ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाते हैं और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से भगा देते हैं। यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया से आउट हो जाती है। कैसे? फ्रेंच वर आउटसेट विद ब्रिटिश मिलिट्री सपोर्ट इन 1758, यानी निजाम को सपोर्ट मिलता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ये फिर से किसके अंडर में आ जाता है? एरिया निजाम के अंडर में, यानी इट वाज अगेन अंडर द डोमिनियन ऑफ हैदराबाद निजाम। यानी सलाबत जंग के अंडर में ये फिर से एरिया आ जाता है। यानी सलाबत जंग पहले फ्रेंच के साथ मिले थे तो उन्होंने उसको निजाम बना दिया था फ्रेंच वालों ने। सलाबत जंग फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गए, उन्होंने वहां से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दिया। अब सलाबत जंग के अंडर में फिर से ये वाला एरिया आ गया नॉर्थर्न सरकार वाला, ठीक है। अब क्या होता है, आगे देखो। अब ना निजाम चेंज होता है, सलाबत जंग की जगह निजाम बनता है नया, जिसका नाम होता है आसफ जाह टू, जिसका दूसरा नाम होता है निजाम अली खान। यानी अगला निजाम बनता है अली खान, जिसका नाम आसफ जाह टू होता है। वो बिकम नवाब निजाम ऑफ द हैदराबाद इन 1762, यानी 1762 के अंदर अब निजाम बदल जाता है और इट वाज अगेन अंडर द डोमिनियन ऑफ हैदराबाद निजाम। नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया निजाम के अंडर में आ रहा था और हमने देख ही लिया था कि फ्रेंच को यहाँ से उन्होंने भगा दिया था। तो अब क्या होता है, जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं ना, वो इस निजाम से पूछते हैं आसफ जाह टू से, क्या आप ये नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया हमें रेंट पे दे सकते हो, किराया ले लो हमसे, ये वाला ना रेंट पे दे दो हमें कम से कम। यानी ये बोलते हैं कि किराया ले लो, रॉबर्ट क्लाइव के ऑफर तरफ से ऑफर आता है, रेंट ले लो भाई साहब, निजाम साहब आप रेंट ले लो, लेकिन नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया ना हमें दे दो। इससे क्या होगा, जो हमारी ये बंगाल वाली टेरिटरी है, इसके बीच में जो आपका नॉर्दर्न वाला सरकार है, यहाँ पे हमारा मद्रास है, तो अगर आप ये वाला एरिया हमें दे दोगे तो इससे क्या होगा, मद्रास और बंगाल में कनेक्ट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, यानी कि मद्रास और बंगाल वाली टेरिटरी हमारी एक हो जाएगी। आप हमें रेंट पे दे दो, हमसे पैसे ले लो, उसके कोई दिक्कत नहीं, हम आपको ना पैसे पे करने के लिए तैयार हैं। तो क्या सीन बनता है,
ये जो निजाम होते हैं कि भैया मैं रेंट पे नहीं दूंगा, ये चीज मेरी रेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, दिस इज नॉट फॉर रेंट, ये रेंट पे देने के लिए अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई फ्लोर है ना, घर के अंदर एक फ्लोर खाली पड़ा हुआ है और आपसे आके कोई मांगे कि फ्लोर रेंट पे दे दो और आप नहीं देना चाहते, तो आप यही बोलोगे ना दिस इज नॉट फॉर सेल या नॉट फॉर रेंट। तो ये भी बोलते हैं कि भैया ना तो ये बेचने के लिए है और ना ही ये रेंट के लिए है, ये मैंने ऐसे ही रखा हुआ है अपने एरिया के लिए, मैं भले ही इस पर कुछ नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं इसको रेंट पे नहीं दूंगा। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनका एरिया, इनकी टेरिटरी बंगाल से मद्रास कनेक्ट हो जाए, इनको बहुत जरूरत थी इसको कनेक्ट करने की। तो अब ये क्या करें? तो बच्चा गैस करेगा कि इनको क्या करना चाहिए रॉबर्ट क्लाइव को, क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में रॉबर्ट क्लाइव? सर वो और ही एक कर रास्ता सकते हैं। एक रास्ता है वॉर करो, लेकिन निजाम के पास भी अपनी आर्मी है। वॉर से पहले इन्होंने पता है क्या करा, थोड़ा सा आप अभी समझ जाओगे कि क्या हुआ होगा। अच्छा ये बताओ, ये जो सर हैदराबाद किसी वाली, को ब्राइब दी होगी। नहीं नहीं अभी ब्राइब ब्राइब नहीं थी यहाँ पे। देखो क्या था, मैं समझाता हूँ आपको। ये जो हैदराबाद वाला एरिया था, जब मुगल, उसको याद करो मुगल एम्परर औरंगजेब का टाइम, औरंगजेब के टाइम पे ये सारा किसके अंदर आता था? हैदराबाद भी मुगल बादशाह के अंदर आता था, मुगल एम्परर के अंदर आता था सब कुछ। लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब के बाद ना उसके जो सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, वो वीक हो गए थे। तो उसके बाद आपने देखा था कि सारे जो छोटे छोटे प्रांत थे ना, उसके अंदर सूबे हुआ करते थे। तो प्रांत में हुआ करते थे गवर्नर, सूबे में हुआ करते थे डेप्यूटी गवर्नर। तो गवर्नर ने अपने आप को ना वहां का निजाम डिक्लेयर कर दिया था और डेप्यूटी गवर्नर ने वहां का अपने आप को नवाब डिक्लेयर कर दिया था कि भाई आज से हम इसके मालिक हैं। लेकिन ऑफिशियली मालिक कौन था? मुगल एम्परर ही था। तो अब ये जाएंगे, औरंगजेब के बाद वाले जो उत्तराधिकारी थे ना, एक्चुअल में अधिकार तो उन्हीं का था। भाई कागजों में नाम किसका था? मुगलों का था। वो चीज अलग है कि आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या करा, आपने मेरे से कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली, सही है, और आप मुझे रेंट पे कर रहे हो, कागजों में नाम तो मेरा है, लेकिन आप 15-20 साल से लगातार रह रहे हो, आपने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, सही है, और उसके बाद आप उसी प्रॉपर्टी को किसी और को किराए पे दे देते हो, और कोई थर्ड पर्सन मेरी प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो वो मेरे पास ही तो आएगा कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी से छुटकारा दिलवाओ उससे। यानी कि निजाम की प्रॉपर्टी थी नहीं, निजाम ने तो खुद को डिक्लेयर कर दिया था ना, क्योंकि रूलर वीक हो गया था। तो अब ये ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ये जाते हैं शाह आलम टू के पास, उस मुगल एम्परर के पास, कि भाई सारा राज तो तुम्हारा है यार। वो बोलते हैं कि ये तो तुम्हारे अंडर में आता था पहले, तुम बात करो इससे, निजाम से, यानी हैदराबाद से तुम बात करो कि ये हमें नॉर्दर्न सरकार वाला पोर्शन दे दें, हम रेंट पे करने को तैयार हैं। तो शाह आलम टू क्या करते हैं, एक ऑर्डर इशू करते हैं, क्योंकि अब एक चीज बताओ, मेरी एक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर किसी बदमाश ने कब्जा कर रखा है, हो सकता है आप लोगों में से कोई और बड़ा बदमाश हो, तो आपने बोला कि सर अपनी प्रॉपर्टी हमें दे दो, इस बदमाश को हम अपने आप देख लेंगे। तो मैंने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी आपको दे दी, अब आप अपने आप खाली कराओ उससे। तो प्रॉपर्टी थी वो हैदराबाद निजाम इसकी, शाह आलम मुगल एम्परर की, क्योंकि इन्होंने तो अपने आप को खुद ही नवाब और निजाम डिक्लेयर कर लिया था ना ऑफिशियली, ठीक है। तो था मालिक कौन? मुगल एम्परर। तो ब्रिटिशर्स किसके पास जाते हैं? इस मुगल एम्परर के पास जाते हैं और इससे बोलते हैं कि भाई आप एक काम करो, आप हमें दे दो ये, क्योंकि आपके पास तो राइट है ना, लीगली आप हमें दे सकते हो, ठीक है ना। तो बाकी अगर आप जब लीगल राइट हमें दे दोगे तो हम हैदराबाद के निजाम से अपने आप बात करेंगे। तो पहले क्या होता है, ये शाह आलम टू के पास जाते हैं और शाह आलम क्या करता है, एक ऑर्डर इशू करता है, डिक्री, डिक्री को बोलते हैं ऑर्डर। ये जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर बताऊंगा डिक्री क्या होती है। डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर इशू करा जाता है। तो क्या होता है, हैदराबाद बिकम अ सक्सेसर स्टेट ऑफ मुगल एम्परर आफ्टर द औरंगजेब डेथ, यानी औरंगजेब की डेथ के बाद में एक सक्सेसर स्टेट बन के रह जाता है वो मुगल एम्परर का ही, लेकिन वहां पे निजाम अपने आप को वहां का राजा घोषित कर देते हैं, मालिक घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन ब्रिटिशर्स रॉबर्ट क्लाइव शाह आलम टू के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं कि मालिक तो तुम ही हो, तुम एक काम करो हमें दे दो। तो शाह आलम टू के पास आप देख रहे हो कि बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम का क्या हाल हुआ था। तो शाह आलम टू ऑलरेडी दबाव में थे, तो शाह आलम टू क्या करते हैं, ऑर्डर इशू कर देते हैं ग्रांटिंग द राइट्स ऑफ नॉर्दर्न सरकार टू रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि ये एक ऑर्डर दे देते हैं कि सारे के सारे नॉर्दर्न सरकार के जो राइट हैं वो अब आपके पास है, यानी रॉबर्ट क्लाइव के पास ऑफिशियली तरीके से वो राइट्स आ जाते हैं। तो जैसे ये बोलते हैं ना कि आलम भाई कुछ करो, आप ही कुछ कर सकते हो इस सिचुएशन से, क्योंकि निजाम मानने को तैयार नहीं है, हम उसको रेंट का ऑफर दे रहे हैं लेकिन वो रेंट का ऑफर ले नहीं रहा। तो ये आलम के पास जाते हैं, आलम ऑफिशियली मालिक होता है वहां का। तो आलम क्या करता है, एक डिक्री इशू करता है। डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर, एक ऑर्डर देता है ब्रिटिशर्स के फेवर में, रॉबर्ट क्लाइव के फेवर में, कि मैं आपको नॉर्दर्न सरकार के राइट ट्रांसफर करता हूं कि आप इसको अपने अंडर में ले लो, यानी कि आप अपनी मद्रास और बंगाल को आपस में जोड़ लो, आज से नॉर्दर्न सरकार आपका हुआ, ठीक है। अब देखो क्या होता है आगे की तरफ। अब जैसे रॉबर्ट, एक सेकंड, बस एक सेकंड, जैसे ही इनके पास राइट आते हैं, राइट आने के बाद ये क्या करते हैं, इस निजाम के पास जाते हैं, निजाम से बोलते हैं कि भैया जो इसका असली मालिक है उसने राइट ना हमें दे दिए हैं,
तो फिर निजाम कहता है नहीं, मैं नहीं मानने को तैयार हूं। तो फिर निजाम से ब्रिटिशर्स बोलते हैं अगर नहीं मान रहे ना, ये इसको डिक्री दिखाते हैं, ऑर्डर दिखाते हैं। तो फिर निजाम नहीं मानने को तैयार होता, तो इससे बोलते हैं रॉबर्ट क्लाइव, युद्ध के लिए तैयार रहो, बी रेडी फॉर वॉर। अभी तक हम आपसे प्यार से बात कर रहे थे, अब ये टेरिटरी हमारी हो चुकी है ऑफिशियली, अगर आप नहीं दोगे हमको प्यार से तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे, हम आपसे फाइट करेंगे। अब बोलो, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, बोलो बच्चे। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो इन्हें मिला था, डिक्री मिला था, वो बेसिकली इन्होंने सेल ऑफ कर दिया था या फिर वही रेंट बेसिस पर दिया था? रेंट बेसिस पे, रेंट बेसिस पे एक्चुअल में पता है क्या, रेंट बेसिस पे देगा कौन, सीन पता है कैसे आएगा। देखो, रेंट बेसिस पे तो निजाम ही दे सकते हैं, ओनली निजाम, क्योंकि निजाम वहां पे मालिक बन गए थे एक तरीके से। लेकिन कागजों में नाम अभी किसका चल रहा था, मुगल बादशाह का चल रहा था। तो इन्होंने एक ऑर्डर पास करवा लिया मुगल बादशाह से अपने फेवर में। आजकल पता है ऐसे बहुत फ्रॉड चलते हैं, मैं एक लॉयर भी हूं ना, तो आपको एक किस्सा बताता हूँ क्या सीन होता है आजकल। आजकल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फादर है, उसके 2 या 3 बेटे हैं फादर के, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी, सपोज कहता हूँ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, एक जेन्युइन केस जो मेरे पास आया, एक फादर थे, उनकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 3 बेटे थे, और एक बेटा जो था ना वो दिमाग से थोड़ा हटा हुआ था। और वो क्या आता है, एक क्लाइंट के पास जाता है और बोलता है कि मैं आपको ना अपना हिस्सा बेचने को तैयार हूं। अब देखो, आपको ये पता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी फ्रंट पे है ना, तो फ्रंट की वैल्यू है अलग और बैक एंड की वैल्यू है अलग, दोनों की ना अलग अलग वैल्यू है फ्रंट की। तो देखो, अगर मैं कहता हूं कि 100 मीटर का टुकड़ा आगे या 100 यार्ड्स का, 100 यार्ड्स का टुकड़ा आगे की तरफ है ना, तो 35-35 गज सबका आया ना, तीनों भाइयों का आया। तो पता है उस क्लाइंट ने क्या करा, जो फ्रंट वाला हिस्सा था ना, उसने क्या करा, फ्रंट से 3 हिस्से नहीं करे, आगे वाला हिस्से की तरफ, बैकएंड की तरफ 3 हिस्से कर दिए। यानी जो आगे वाला 1/3 उसको ना बैकएंड के हिसाब से करा, उसने फ्रंट क्या कर लिया, अपने नाम लिखवा लिया। समझ रहे हो? यानी अब पीछे वाले दोनों भाइयों के हिस्से में क्या आएगा, आगे से रास्ता तो आगे से है, तो दोनों भाइयों को भी ना अपनी प्रॉपर्टी, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में ले ली। अब उसने उसके अंदर क्या करा, फिर मार्केट बनाया, और मार्केट बनाने के बाद 15 करोड़ बना दिए। इस तरीके से होता है आज भी ये फ्रॉड। तो ये ना पहले भी चला आ रहा था और लोग आज भी करते हैं ऐसे वाले फ्रॉड। तो क्या हो रहा था, सीन क्या यहाँ पे बन रहा है, ये जो शाह आलम मुगल एम्परर था ना, इसके पास सारे राइट थे, ठीक है ना, ये कागजों में इसी के पास था। लेकिन वहां पे क्या हुआ था, ये लोग वीक पड़ गए थे, मुगल एम्परर, मुगल बादशाह ना वीक हो गए थे, कमजोर हो गए थे। तो वहां पे जो गवर्नर थे ना, उन्हीं ने, आप जिस जिस एरिया में वो गवर्नर थे, उन्होंने बोला आज से मालिक हमें यहाँ के, हमें किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुगल बादशाह के कंट्रोल में वो थे ही नहीं। समझ रहे हो? तो मुगल बादशाह उनके ऊपर कंट्रोल कर नहीं पा रहा था। तो क्या हुआ, अब जैसे ये राइट लेके आते हैं रॉबर्ट क्लाइव, तो इनसे बोलते हैं निजाम से प्यार से कि भाई राइट ना हमारे पास ट्रांसफर हो चुके हैं, अब आप एक काम करो, ये वाला नॉर्दर्न सरकार का एरिया हमें दे दो। ये रेंट पे करने के लिए अभी भी तैयार थे, ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कि रेंट ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रेंट दे देंगे, लेकिन आप हमें दे दो। और फिर उन्होंने बोला कि नहीं दूंगा, ऑर्डर दिखाने के बाद भी कि भाई शाह आलम मुगल बादशाह ने ऑर्डर हमारे फेवर में दे दिया है, अब तो दे दो। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं दूंगा। तो फिर ब्रिटिशर्स बोलते हैं बी रेडी फॉर वॉर, तभी तो रीजन बनेगा एंग्लो मैसूर वॉर का। अभी देखना कैसे वॉर का रीजन बनेगा। स्टिल इतना बोलने के बाद भी ना ये टेरिटरी नहीं देते। अब सीन क्या बनेगा आगे देखो। अब देखो, जैसे ये धमकाते हैं तो फिर निजाम ना थोड़े से ठंडे पड़ते हैं। वो बोलते हैं, क्योंकि उनकी ना फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी पुअर होती है, तो निजाम ड्रॉप द आइडिया ऑफ वॉर, निजाम ना युद्ध का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। वो इनसे बोलते हैं एटलीस्ट गिव सम रेंट, कुछ पैसे दे दो कि चलो ठीक है। तो ब्रिटिशर्स तो पहले भी ऑफर कर रहे थे निजाम को कि भाई पैसे ले लो हमसे, रेंट ले लो, आपने मना करा था, हम तो रेंट आपको पहले से देने को तैयार थे, रेंट ले लो। तो फिर निजाम खुद ही बोलते हैं ठीक है आप युद्ध मत करो, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि हम कैपेबल नहीं है, हमारे पास, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि हम इनसे ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध नहीं लड़ सकते। तो निजाम क्या करते हैं, थोड़े से पहले तो तेवर दिखाते हैं, फिर ठंडे पड़ जाते हैं। जनरली क्या होता है, ऐसे ही होता है जब आप किसी सामने वाली पार्टी से लड़ाई लड़ने जाते हो ना, स्टार्टिंग में तो आग बबूला होता है, जब देखता है ना कि सामने वाली पार्टी ज्यादा पावरफुल है, तो फिर वो ठंडा हो जाता है। तो निजाम ना फिर ठंडे हो गए और उसके बाद बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, आप नॉर्दर्न सरकार ले लो, लेकिन एटलीस्ट कुछ रेंट का अमाउंट पे कर दो। तो ब्रिटिशर्स ये बोलते हैं भाई रेंट पे करने के लिए तो हम पहले से तैयार थे, पहले ले लेते यार, हमें मुगल बादशाह के पास जाना ही नहीं पड़ता और आपको धमकाना नहीं पड़ता, यानी धमकाने के बाद आप दे रहे हो। तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको रेंट पे करेंगे। तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं ओके हम आपको रेंट पे करेंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनको रेंट पे करती है 7 लाख रुपीज का, 7 लाख रुपए का इनको रेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पे करा जाता है। और साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है इनको, निजाम को, कि भाई तुम्हें जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी ना, हमारी आर्मी तुम्हारी हेल्प के लिए तैयार है। यानी अगर निजाम के ऊपर मैसूर अटैक करेगा तो भी हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, अगर तुम्हारे ऊपर मराठा अटैक करेंगे तो भी हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। यानी कि ये हेल्प करने के लिए तैयार थे। यानी कि इन्होंने बोला
कि भाई 7 लाख रुपए भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको देगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 7 लाख रुपए भी आपको देगी, एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विल गिव मिलिट्री सपोर्ट टू यू इन योर एंडेवर्स। यानी कि हम आपको अपना मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे, अगर आपके ऊपर कोई अटैक करेगा ना तो हम उसको देख लेंगे, तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन। यानी कि निजाम को एक संतावन उनको संतुष्ट कर देते हैं कि आपको पैसे भी देंगे, साथ में अगर आपके ऊपर कोई अटैक करेगा, आपने हमें नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया दिया है, तो अगर कोई आपके ऊपर अटैक करेगा तो आपका दुश्मन हमारा दुश्मन मान लिया जाएगा, हम भी उसके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है, आपका पूरा पूरा साथ हम देंगे। यानी कि ब्रिटिश के साथ अब निजाम मिल चुके थे, यानी निजाम और ब्रिटिशर्स के अंदर एक पार्टनरशिप डेवलप हो चुकी थी। अब देखो आगे क्या होता है। अब इन दोनों के बीच में मिलिट्री अलायंस हो गया, तो निजाम वाज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन एन अलायंस विद मराठा अगेंस्ट मैसूर, और मराठा के साथ निजाम पहले से अलायंस में थे, यानी कि मराठाओं ने निजाम के साथ पहले से अलायंस बना रखा था, और निजाम अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी मिल गए। यानी कि टीम कैसे बनी, मराठा एक तरफ, निजाम उसी साइड, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी उनकी साइड आ गई। तो यानी कि दूसरी तरफ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ मैसूर बचा। और पहली वाली वीडियो में आपने देखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, मराठाओं की और निजाम की, इन तीनों की आंखें किसके ऊपर थी, मैसूर के ऊपर। और मैसूर के ऊपर क्यों थी, क्योंकि वहां पे गोल्ड माइन भी थी, फर्टाइल सॉइल भी थी, और वहां पे चंदन की लकड़ी भी बहुत ज्यादा हुआ करती, तो इनकी सबकी नजरें ऑलरेडी वहीं पे थी। लेकिन क्या था, निजाम और मराठा पहले से एक साथ थे, अब निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साथ हो गए, तो इसका मतलब क्या है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वैसी वाली बात आ गई। तो मराठा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और निजाम, ये तीनों एक साथ हो गए, और दूसरी साइड मैसूर आ गया, इस तरीके से। तो अब आगे देखो क्या होता है, यानी कि मराठा, हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तीनों हो गए एक साथ, ठीक है। ये मराठा एक साथ, हैदराबाद इनके साथ, और हैदराबाद के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी साइड अकेले बच के हैदर अली, यानी कि हैदर अली पड़ गए अकेले, ठीक है। तो मराठाओं ने अटैक करा इन एंटीसिपेशन ऑफ निजाम ऑफेंसिव ऑन मैसूर, मैसूर के ऊपर इन्होंने अटैक करा मराठाओं ने। लेकिन क्या होता है, हैदर अली इनसे बोलते हैं मराठाओं से कि भाई तुम तो यार हमारे अपने हो, इंडियन हो, आप ना हमारे ऊपर फाइट मत करो, तुम्हें क्या चाहिए मेरे से ये बताओ। हैदर अली, मैसूर वाले हैं जो हैदर अली होते हैं, वो मराठाओं से बोलते हैं भाई क्या चाहिए तुम्हें ये बता दो, क्यों फाइट कर रहे हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो, तुम्हारा भी नुकसान होगा मेरा भी नुकसान होगा, जो चाहते हो प्यार से दे दूंगा। तो हैदर अली से बोलते हैं लेट्स नॉट फाइट, हम फाइट नहीं करते, यानी मराठाओं से बोल देते हैं हमें फाइट नहीं करेंगे, आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, आपको जो चाहिए हमें प्यार से बोलो, मैं आपको वो दूंगा, ठीक है। तो क्या होता है, मराठा इनसे बोलते हैं कि हमें 30 लाख रुपए तो दे दो कैश में। अब देखो कितना टाइम पीरियड की बात है, 1766 की बात है, उस समय के 30 लाख रुपए। आप सोच के देखो कि इंडिया में कितना पैसा था, ब्रिटिशर सब लूट के ले गए इंडिया को, तभी तो हमारे देश को ना सोने की चिड़िया बोला जाता था, वैसे ही नहीं बोला जाता सोने की चिड़िया, बहुत पैसा था इंडिया के अंदर, अभी भी देख लो कितना पैसा है। अब तो लूट के ले गए तब इतना पैसा बाकी है, तो सोचो उस समय कितना पैसा होगा, उस समय के 30 लाख समझ के सोचो, ऐसा उस समय के 30 लाख आज के कई हजार करोड़ के हिसाब से होंगे, हम काउंट भी नहीं कर सकते उस समय के 30 लाख। तो मराठाओं ने उनसे बोला कि आप हमें ना 30 लाख का कैश दो, और साथ में कुछ नॉर्दर्न मैसूर की टेरिटरी दे दो, यानी कि हम आपकी कुछ टेरिटरी लेना चाहते हैं मैसूर की, यानी कि कुछ टेरिटरी आप हमें दे दो। तो हैदर अली बोलते हैं बस इतनी सी बात है, 30 लाख रुपए देने ना आपको, कोई बात नहीं, पैसे ले लो, अटैक मत करो हमारे ऊपर, युद्ध मत करो हमारे साथ, हम आपको देने के लिए तैयार है जो आप हमसे मांग रहे हो। तो क्या होता है, 30 लाख रुपए का ऑफर देते हैं, तो मराठा बोलते हैं दैट्स कूल, ओके, ठीक है, हम आपके ऊपर अटैक नहीं करते, यानी कि आप मराठाओं के साथ में ये फ्रेंडशिप कर लेते हैं। देखो किस तरीके से फ्रेंडशिप करी, उनको 30 लाख रुपए देती है, और उन्होंने जो टेरिटरी मांगी वो उनको टेरिटरी पकड़ा दी, ठीक है। हैदर अली ने बोला कोई लड़ाई मत करो, क्योंकि मैं कमजोर हूं अभी, क्योंकि उनको पता था कि लड़ाई लड़ूंगा तो मराठा मुझे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे, और हैदर अली रेस में बना रहना चाहते थे। उन्होंने कहा ठीक है भाई ले लो 30 लाख रुपए, और जो टेरिटरी चाहिए वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद अकेले हो गए, क्योंकि मराठा तो रेस से बाहर हो गए, क्योंकि मराठा को जो चाहिए था वो मिल गया उनको, तो वो फिर से क्यों लड़ेंगे उनके साथ। तो हैदर अली ने उनको बोल दिया था कि भाई आप मराठाओं के साथ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, यानी निजाम के साथ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ नहीं लड़ोगे। तो अब बचे के कौन, हैदराबाद और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हैदर अली ने क्या बोला, हैदर अली ने जो निजाम थे आसफ जाट इनसे बोला कि भाई यार तुम क्या कर रहे हो, ब्रिटिशर्स का साथ क्यों दे रहे हो तुम, यानी तुम तो निजाम हो और तुम ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हो, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ है, तुमसे नॉर्दर्न सरकार इन्होंने तुम्हें धमका के ले लिया। यानी ये हैदर अली क्या करते हैं, निजाम को भड़काते हैं कि भाई तुम निजाम हो हैदराबाद के, और तुमसे इन्होंने तुम्हारा नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया ले लिया, तुमने कैसे दे दिया इनको। तो ये बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मेरी आर्मी वीक थी इसलिए मुझे देना पड़ा। तो हैदर अली बोलते हैं एक काम करो, दोनों मिलके एक काम करते हैं, इनके आरकोट वाले रीजन पे अटैक कर देते हैं, जहाँ पे इनका नवाब बैठा हुआ है बल्ला झा, उसके ऊपर अटैक करते हैं दोनों मिलके, तुम भी हमारे साथ आ जाओ। यानी हैदर अली की चालाकी देखो, हैदर अली ने पहले मराठाओं को तोड़ा अपने पास,
मराठाओं को बोला भाई जो चाहिए प्यार से ले लो, देने के लिए तैयार हूँ। मराठाओं ने बोला 30 लाख रुपए और थोड़ी सी टेरिटरी। तो इन्होंने बोला ठीक है, दैट्स ओके, ले लो। मराठाओं ने भी बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। फिर बारी आती है हैदराबाद की और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब हैदर अली निजाम से बात करते हैं कि भाई अब तुम इनके साथ मिलकर हमारे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो। तो इनसे बोलते हैं कि तुम्हारे साथ तो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने बहुत गलत करा है, फिर भी तुम इनके साथ मिल गए। और क्या गलत करा हुआ है, नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया तुम्हें धमका के ले लिया इन्होंने, तो एक काम करो, तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम दोनों भाई मिलकर इनके ऊपर अटैक करेंगे। तो इस तरीके का लालच किसे दिया जाता है, हैदराबाद के निजाम को दिया जाता है। तो अल्टीमेटली आप देखो कि हैदर अली अपना दुश्मन किसको बना रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना दुश्मन, इनडायरेक्टली अपना दुश्मन किसको बना रहे हैं, एनिमी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही निजाम को अपने पास ले लिया, मराठाओं को भी अपने साथ मिला लिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दुश्मन कौन बन रहा है, वो बन रहा है हैदर अली। तो यही रीजन रहेगा एंग्लो मैसूर वॉर का। तो दिस वाज द एक्चुअल रीजन कि भाई किस तरीके से एंग्लो मैसूर वॉर होगा। अब देखो आगे की तरफ, यानी कि सर क्या होगा। हाँ बच्चे बोलो। सर ये पूछना था, जैसे अभी आपने बताया कि अब मैसूर के हैदर अली निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आमने सामने है, तो इधर हाँ। हैदर अली और उधर तो। सर आपने बताया कि हैदर अली ने जो है निजाम को भड़काया, तो सर निजाम एकदम रेडी हो गया हैदर अली के साथ वो हाँ तो ब्रिटिशर्स। बात तो गलत हुआ था ना, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उससे जब वो देना थोड़ी चाहता था, पहली बार तो उसने मना कर दिया था कि मैं नहीं दूंगा नॉर्दर्न सरकार। ग्रैंड तो ब्रिटिशर्स उसको पहले भी देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो मानी नहीं, समझ रहे हो। तो सर लेकिन फिर जो है रॉबर्ट ने कहा उसके पास। हाँ बच्चे एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। अपनी सर नवाब ऑफ आरकोट कौन था? मुल्ला झा, वल्लभ शाह। मुल्ला झा, मुल्ला झा जो अनवरुद्दीन का बेटा था। सर और अब कोई बच्चे? हैदर अली और हाँ निजाम एक साइड होंगे और ब्रिटिशर्स एक साइड होंगे अब। हाँ, अब ब्रिटिशर्स एक तरफ हो गए, समझ रहे हो। ठीक है सर। इन्होंने, यही तो हैदर अली की चाल थी कि उसके साथी को तोड़ दिया जाए, तो उन्होंने तोड़ने में सक्सेसफुल हो गए। अब देखो क्या होगा, आगे देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यानी इन्होंने ऑफर दे दिया कि भाई हाथ में ला लो, तो निजाम ने भी बोला कूल, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया ऑफर है आपका, साथ में आ जाते हैं, दोनों मिलकर बात करेंगे। अब देखो ये फाइट किसके किसके बीच बन गई, हैदर अली वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हैदर अली तो यही चाहते थे ना कि उनकी तरफ से जो निजाम आ रहे हैं और मराठा आ रहे हैं, क्योंकि दो अगर ताकतें एक साथ और मिलकर आती तो हैदर अली इसको डिफेंड नहीं कर पाते, समझ रहे हो। तो हैदर अली चाहते हैं कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले आएगी तो अकेले तो देख लूंगा मैं इसको, लेकिन अगर निजाम भी साथ में आएंगे, उनकी भी आर्मी साथ में आएगी और मराठा भी साथ में आएंगे, तो मैं हार जाऊंगा। इनको ये पता था, तो उन्होंने मराठाओं से बोला कि भाई क्यों अटैक कर रहे हो मेरे ऊपर, क्या चाहिए तुम्हें ये बताओ, ब्रिटिशर्स के साथ मिलने की क्या जरूरत है, जो चाहिए मेरे से डायरेक्ट ले लो, ब्रिटिशर्स क्या देंगे तुम्हें। उन्होंने बोला 30 लाख रुपए चाहिए और टेरिटरी दे दो। उन्होंने बोला इतनी सी बात, ले लो। निजाम को भड़काया, निजाम से बोला भाई क्या कर रहे हो तुम, क्यों इनका साथ दे रहे हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, इन्होंने तो तुमसे तुम्हारा नॉर्दर्न सरकार वाला पोर्शन छीन लिया। तो इन्होंने इनसे बोला कि भाई तुम मेरे साथ आ जाओ और एक काम करते हैं, इनके आरकोट पे अटैक करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जहां पे नवाब बने हुए, इनका एरिया कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट दुश्मन कौन बन गया, दैट इज हैदर अली। यानी हैदर अली अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दुश्मन बन जाता है। अब देखो क्या होता है, हैदर अली चार्ज ऑन द रिट्रीटिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रूप्स, यानी कि, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में डिसाइड करती है टू विड्रॉ देयर ट्रूप्स, यानी कि वो अपने सैनिकों को ना पीछे हटने का ऑर्डर देती है। यानी कि हैदर अली जैसे ही उसको पता चलता है ना कि अब निजाम अलग हो चुका है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, मराठा अलग हो चुके हैं, तो हैदर अली ना चार्ज बोल देता है, धावा बोल देता है, यानी अटैक बोल देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। यानी कि बोल देता है अपनी सेना को कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आप अटैक कर दो, और जिसकी वजह से ये अटैक इतना खतरनाक अटैक होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पैर वापस लेने पड़ते हैं। यानी कि इस वाले वॉर के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हारने लगती है और पीछे की तरफ बढ़ती है। तो फिर हैदर अली तो आगे की तरफ बढ़ेंगे जब पीछे की तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ती है। यानी कि हैदर अली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस को खदेड़ देते हैं और ये प्लान बना लेते हैं, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फोर्ट था सेंट जॉर्ज, इस फोर्ट को कैप्चर करने का प्लान बना लेते हैं। यानी कि फोर्सेस ऑफ हैदर अली हैड कम क्लोज टू कैप्चरिंग मद्रास एट वन पॉइंट, यानी अब ये मद्रास को कैप्चर करने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स अब पीछे की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से अटैक करते हैं हैदर अली। जैसे ही निजाम अलग होते हैं, मराठा अलग होते हैं, हैदर अली की फोर्स इनके ऊपर धावा बोल देती है। तो हैदर अली तो वेट इसी चीज का कर रहे थे कि इनके ना साथी तोड़ दिए जाएं, जिससे ये अकेले हो जाएं और हम इनके ऊपर अब अटैक करेंगे। तो हैदर अली क्या करते हैं, इनके ऊपर अब अटैक करने की प्लान बनाते हैं और मद्रास को कैप्चर करने का प्लान बनाते हैं। तो अब क्या होता है, जैसे ही मद्रास को कैप्चर करने का प्लान बनाया जाता है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली से बोलती है कि भाई रुक जाओ,
मत फाइट करो, एक ट्रीटी साइन करते हैं, यानी कि संधि करते हैं, हाथ मिला लेते हैं, बातचीत से फैसला कर लेते हैं, और उसी का नाम था ट्रीटी ऑफ मद्रास। यानी कि फाइनली क्या होता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हो जाती है। और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होने के अंदर क्या चीज साइन होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास के अंदर, वो चीज देखो आप कि क्या किस चीज का एग्रीमेंट होता है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है द कंकर्ड टेरिटरी वर रिस्टोर्टेड टू ईच अदर। भाई हम दोनों ने एक दूसरे की जो टेरिटरी छीनी है ना, वो एक दूसरे को हम वापस कर देंगे। साथ में इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट दे वुड हेल्प ईच अदर इन द केस ऑफ फॉरेन अटैक। अगर हमारे ऊपर किसी के ऊपर अटैक हुआ, यानी हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में अब संधि हो जाती है, और ये बोलते हैं कि अगर हम लोगों के ऊपर किसी ने अटैक कराना तो हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। यानी हैदर अली बोलते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने अटैक करा तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और अगर हमारे ऊपर किसी ने अटैक करा तो तुम हमारी हेल्प करना। यानी एक दूसरे की हेल्प के लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं। अब ये था हमारे पास फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, और इसी की ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 के साथ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड हो जाता है। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है बच्चे इसके अंदर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की ये स्टोरी। हर वॉर के बाद एक ट्रीटी साइन होती है। हाँ, हर वॉर के बाद, क्योंकि ना रिजल्ट इसके निकलते नहीं थे, तो वो ना लास्ट में यही करते थे, लड़ने से क्या फायदा, एक काम करते हैं बैठ के बात कर लेते हैं। देखो, हर वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, युद्ध ना सॉल्यूशन नहीं है। देखो, हम पाकिस्तान के साथ भी बार बार क्या बोलते हैं कि बैठ के बात करते हैं ना, आगे तक भी बोलते हैं उसके साथ, लेकिन फिर भी अपोजिशन बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात क्यों करते हो। ये वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन ना, वॉर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वॉर में दोनों साइड का लॉस होगा, पाकिस्तान का भी लॉस होगा, इंडिया का भी लॉस होगा। बात अगर बातचीत से बन जाए तो ज्यादा बेटर। सर 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 ये जो हैदर अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे अटैक किया था, तो ही अटैक इन द ईयर 1769 जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, और ये ट्रीटी जो साइन होती है ये 1769 में होती है। हाँ जी, बिल्कुल। और जब इसने अटैक किया था तो ब्रिटिशर्स जब उन्होंने विड्रू कर लिए थे, तब ये मद्रास फोर्ट पे आए थे जो सेंट जॉर्ज है। हाँ, जैसे ही उन्होंने अपने सैनिक पीछे हटाने शुरू करे, फिर ये मद्रास के अंदर उनके फोर्ट पे आ गए सेंट जॉर्ज पे, कि भाई अब तो इनके फोर्ट को कैप्चर कर लेते हैं हम। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स को लगा तो कि यार ये ये तो फोर्ट 3 कैप्चर साल तक करेंगे। वो अटैक करते रहे। हाँ, तब तक आगे बढ़ते रहे, अटैक करते रहे इनके ऊपर लगातार। तो मुझे एक अच्छा, बार तो ये जो हैदर अली ने निजाम को और ये मराठास को हटाया था, ये 1766 से पहले हटाया, 66 से पहले हटाया था। 1769 से पहले। 1769 में तो बच्चे ट्रीटी साइन हुई है, और नहीं नहीं सर, मैं कह रही हूँ तो 1766 से पहले हटाया था उनको। 1766 में। अच्छा, 66 में हटाने के बाद देन ही अटैक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ हाँ, 66 में हटाने के ठीक बाद है फिर सर। ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी मराठाओं को साइड कर देते हैं, निजाम को साइड कर देते हैं। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली हो जाती है, तो हैदर ने आपको पहले से प्रपोज करते हैं कि इनके साथी तोड़ दूंगा, उसके बाद अटैक करूंगा। और से बच्चा पूछ रहा था। ठीक है सर। यस सर, यहाँ हाँ यहाँ बोलो। से है सर, आपने हाँ बोलो, जो है एक एक करके साइड पे। बोलो। हाँ जी सर, हैदर अली खान और निजाम एक साइड थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साइड। सर हैदर अली खान ने अटैक किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे, और सर वो उनका फोर्ट भी कैप्चर कर लिया था। सर इधर से थोड़ा सा कैप्चर करने कंफ्यूज है। देखो 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 बच्चे, कैप्चर करने वाले थे, कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, कम क्लोज टू कैप्चरिंग, कम क्लोज टू कैप्चरिंग मतलब कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि ये फोर्ट कैप्चर कर लेंगे, अब इन्होंने संधि कर ली, ट्रीटी कर ली, हाथ मिला लिया, दोस्ती कर ली कि भैया फोर्ट कैप्चर मत करो, हमारा छोड़ दो, हमारे लिए वो, हम आपसे दोस्ती कर लेते हैं। अच्छा, और सर ये जो फोर्ट है, ये मद्रास वाला, ये कहाँ पे, बंगाल में था उनके? बच्चे अभी आप खुद ही कह रहे हो मद्रास वाला फोर्ट है, तो मद्रास में तो होगा, बंगाल में कैसे होगा। मद्रास में। सर थोड़ी सी ना कंफ्यूजन है सर, सर थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है, वो मद्रास वाले तो वो चले गए थे, अच्छा वो मराठा गए थे, ठीक है सर, ठीक है सर, क्लियर है। मराठा अलग है, मद्रास अलग है, ठीक है। सर ये ना एम कंफ्यूज कर रहा था, मेरे माइंड में था वो मद्रास और मराठा। ठीक है सर। नहीं, आप मराठा और मद्रास में एक मत करो, मराठा एम्पायर अलग है, मद्रास अलग है। लड़ाई ही ठीक है हमारी बंगाल और मद्रास के बीच वाले एरिया के लिए थी, नॉर्दर्न सरकार के लिए, ठीक है। सर ये आरकोट का एक बार बताना, आरकोट में कहाँ पे है ये आरकोट? बच्चे ये आरकोट जो है कार्नेटिक की कैपिटल, कार्नेटिक वॉर आपने पढ़ा था क्या, नहीं? हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर। कैपिटल ऑफ
कार्नेटिक। और हमने देखा था कि कार्नेट। थर्ड कार्नेटिक के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पर खच्चे उड़ा दिए थे, उनको भगा दिया था फाइनली। हाँ जी, हाँ तो जी। आरकोट नवाब बना था, वो किसका बना था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वल्ला झा, हाँ जी। अनवरुद्दीन। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। तो उनके अंडर में था मद्रास ऑलरेडी, क्योंकि उनका नवाब था, पपेट नवाब था, पपेट, पालतू नवाब एक तरीके से, नाम यस मात्र का सर। नवाब। हम ब्रिटिशर्स के लिए करता था वो। और कोई डाउट किसी का? नो सर। सर ऑल क्लियर। स्टोरी हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लग रही है, नहीं लग रही? बहुत सर तो Yes, ये इंटरेस्टिंग है भाई। एग्जाम्स में ईयर भी पूछे जाते हैं कि ट्रीटी ऑफ मद्रास कौन से ईयर में हुई थी, या एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? बिल्कुल आपसे पूछ ही जाएंगे ये ईयर के। ट्रीटी ट्रीटी पूछता है आपसे कि कौन सी ट्रीटी कौन से ईयर में हुई और किस किस के बीच में हुई, ठीक है ना? वो आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है? ठीक है सर। तो हर चलो, वॉर के ये- बाद ट्रीटी होती है? हाँ बच्चे, हर वॉर के बाद अभी पता है कितने वॉर और आएंगे? अभी ये मराठाओं के साथ भी लड़ेंगे, अभी ये सिखों के साथ भी लड़ेंगे, उसके बाद होगा ना जनता रिवॉल्ट करना स्टार्ट करेगी, फिर 1857 का रिवॉल्ट होगा। उस रिवॉल्ट के बाद क्या होगा? ब्रिटिशर्स को लगेगा कि भाई अगर हमने इनके ऊपर ज्यादा जाति की इंडिया के बाद, तो इंडिया वाली ना पूरी के पूरे खड़े हो जाएंगे और हमें यहाँ से भगा देंगे। तो फिर वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आएंगे 1858 के अंदर। वहां से क्या होगा? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा। 1857 तक तो ये वॉर करेंगे, पहले जीत लेंगे सब कुछ। अभी आप देख रहे हो इन्होंने नॉर्दर्न सरकार ले लिया अपनी टेरिटरी के अंदर, बंगाल इनका था, मद्रास तक पहुंच चुके हैं। फिर मराठाओं को कैप्चर करेंगे, फिर मराठाओं को कैप्चर करने के लिए फिर सिखों पे अटैक करेंगे, सिखों वाला एरिया कैप्चर करते ही पूरे भारत के ऊपर राज हो जाएगा इनका। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे ये। तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है? तो अभी मान के सर चलिए कल 7-8 की फाइट, इतनी ट्रीटी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना? ज्यादा ट्रीटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, ठीक है? सर कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है क्या? कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग पता नहीं वहां से ना ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। कोई बात नहीं, अरे आपको अगर सुननी है तो मैं एक काम करूंगा, क्लास को ना एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ठीक है ना? टेंशन मत ठीक लो, सर। रिकॉर्ड करके एक्स्ट्रा डाल दूंगा। मैं संडे के अंदर मुझे टाइम मिलेगा, उसके अंदर रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ठीक है ना? वो जी निकल सर। जाती सर है। प्लीज डाल देना, रिकॉर्डिंग से ना एक बार रिकॉल हो जाता है कि आपने क्या पढ़ाया है। बिल्कुल।